गुड मॉर्निंग स्टूडेंट एम गुड मॉर्निंग आप लोगों को, जितने सारे स्टूडेंट देखते हैं सभी को, जो नए स्टूडेंट जुड़े होंगे उनको भी, जितने स्टूडेंट यदि नए जो भी स्टूडेंट अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप लोग जो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को जरूर दबा दीजिए, जिससे जब भी वीडियो डाला जाएगा, अपलोड किया जाएगा तो आप लोगों के पास पहुंच सके। चलिए, तो क्वेश्चंस हम लोग पढ़ रहे थे फिजिक्स में, कहाँ तक पढ़ चुके थे उससे आगे आज हम लोग देखेंगे फिजिक्स में। तो फिजिक्स में हम लोग को पढ़ाई हो रहा था, फिजिक्स में आज हम लोग पढ़ेंगे फ्लेमिंग का वाम हस्त का नियम। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, आएंगे, हमेशा पूछा जाता है। ये सब क्वेश्चन बच्चे छोड़ के चले आते हैं, अधिकतर बच्चे से नहीं बनता। तो ऐसा गलती आप मत कीजिएगा, याद कीजिएगा। पूछा जाएगा कि फ्लेमिंग का वाम हस्त का नियम क्या है। फ्लेमिंग का वाम हस्त का नियम, फ्लेमिंग का वाम हस्त का नियम, हस्त का नियम। तो फ्लेम का वाम हस्त का नियम पूछे जाते हैं। फ्लेम का वाम हस्त का नियम के बारे में आप लोग देखें तो चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाला बल, जो चुंबकीय क्षेत्र होते हैं उन पे धारावाही क्षेत्र में, किस क्षेत्र में, धारावाही चालक पर लगने वाले बल हम लोग चालक पर लगने वाला बल की दिशा फ्लेम के वाम हस्त के नियम के द्वारा जाने जा सकती है। इस नियम के अनुसार, यानी फ्लेम के वाम के नियम को हम जानना चाहें तो चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा को फ्लेम के वाम हस्त का नियम से जाना जाता है। किससे, किस नाम से, तो फ्लेमिंग के वाम हस्त के नियम कैसे, तो चुंबकीय क्षेत्र में आपको धारावाही चालक पर लगने वाला बल, फ्लेमिंग का वाम बल की दिशा, तो नियम आप लोग लिख सकते हैं। इस नियम को क्या लिखेंगे, तो यदि अपने आप लोग इस नियम को लिख सकते हैं, फ्लेम के वाम के नियम को, हस्त का नियम, यदि हम अपने बाएं हाथ से हाथ की 3 अंगुलियां माध्यम मध्यमा 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 को परस्पर लंबवत लंबवत फैलाएं और यदि यदि तर्जनी तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा माध्यमा धारा की दिशा को दर्शाते हैं। तब अंगूठा धारावाही चालक पर लगे बल की दिशा
को व्यक्त करता है, को व्यक्त करता है। ये आपका फ्लेमिंग का वाम हस्त का नियम है। इसे आपको रटना होगा, याद करना होगा, आपको समझना होगा। और सिलेबस आपका चेंज हो चुका है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब आपको साइंस में 80 ऑब्जेक्टिव ना पूछकर मात्र 48 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे आप लोग को एग्जाम में। मात्र 48 ऑब्जेक्टिव, इस बात को ध्यान रखिएगा। कितने ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे? तो 48 ऑब्जेक्टिव आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे, जिसमें से 40 का जवाब देना होगा आपको, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो फ्लेम का वाम हस्त का नियम, यदि आप लोग अभी तक चैनल को देख रहे हैं, वीडियो चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए, आप लोग ने शेयर किए हैं तो। यदि हमने अपने बाएं हाथ की 3 अंगुलियां, कितनी अंगुलियां? 3 अंगुलियां की माध्यमा, क्या माध्यमा को परस्पर लंबवत फैलाए, 2-3 अंगुली है आपको, उसको क्या देखिए फिगर लगाया जा रहा है, उससे आपको बेटर बहुत तरीके से समझ आएगा। फिगर को देखते आपको लोगों को समझने में सहूलियत होगी, इसलिए फिगर लगाया जा रहा है आप लोगों के लिए। ये आप लोगों को क्या लिखाया गया था यहाँ पे? आप लोगों को माध्यमा बोला, यदि अपने बाएं हाथ की 3 अंगुलियां, माध्यमा, तर्जनी, अंगूठे, देखिए किस किस अंगुली की चर्चा की गई थी? आपके बाएं हाथ की 3 अंगुली की चर्चा की गई है, जिसमें से कौन सा अंगुली? तो पहला आपका माध्यमा, माध्यमा ये अंगुली हुआ आपका। उसके बाद आपका तर्जनी, तर्जनी ये अंगुलियां, और एक और आपका हो गया अंगूठे। इस तीनों अंगुली को परस्पर किस बार लंबवत फैलाया गया है। आप लोग देख सकते हैं किस तरह से लंबवत फैलाया गया है। और यदि तर्जनी को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, जो तर्जनी को किस दिशा में? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। तर्जनी को आपको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, माध्यम को धारा की दिशा में, से किस दिशा में? धारा की दिशा में। लिखा गया है आपको फिगर में भी, धारा की दिशा में। इसे किस दिशा में? धारा की दिशा में। अब धारा की दिशा में, और अंगूठा को आपको याद रखिएगा, तथा अंगूठा को धारावाही चालक की दिशा में। अंगूठा को कहाँ पे? धारावाही चालक की दिशा में। यदि फिगर अच्छी ढंग से आप अच्छे तरीका से समझ लेते हैं तो नियम भी आपको याद हो जाएंगे। तो आपने क्या देखा? अंगूठा तर्जनी माध्यम को लंबवत परस्पर लंबवत फैलाया गया है, जिसमें अंगूठा को धारावाही चालक की ओर और आपका तर्जनी को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर और माध्यमा को धारा दिशा की ओर क्या किया गया है? धारा की दिशा की ओर दर्शाता है। ये सब किसको दर्शा रहा है? तर्जनी क्षेत्र आपको चुंबकीय क्षेत्र को दर्शा रहा है, अंगूठा आपका धारावाही चालक को दर्शा रहा है, और माध्यम आपका धारा को दिशा को दर्शाया जा रहा है। अब इसे दिशा को व्यक्त कर रहा है, तो ये आपका बायां हाथ, याद रखिएगा। यदि हम अपने बायां हाथ के 3 अंगुली, अंगूठा तर्जनी माध्यम को परस्पर लंबवत फैलाए तो अंगूठा धारावाही चालक की ओर, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की ओर, माध्यमा धारा दिशा की ओर, फैला बल की ओर, दिशा की ओर क्या करता है? व्यक्त करता है। इसे फ्लेम वाम हस्त का नियम है, आप लोगों को याद हो चुके होंगे। इस तरह से बताया गया है आप लोगों को। तो अब हम लोग चलते हैं इससे आगे। उदाहरण के लिए आप एक ऊर्ध्वाधर तार में धारा के ऊपर प्रवाहित करें। अब उदाहरण के लिए समझिएगा आप लोग, हम लोग समझने के लिए क्या करते हैं। यदि एक ऊर्ध्वाधर वर्टिकल तार धारा के ऊपर से प्रवाहित किया जाता है, वर्टिकल तार है, ये तारा के क्या किया गया? धारा के ऊपर से प्रवाहित करते हुए चुंबकीय क्षेत्र पूर्व से पश्चिम, ये पूर्व हो गया, देखिए आपका ये पश्चिम हो गया है, ये इधर क्या हो गया आपका? इधर आपका पूर्व हो गया। तो पूर्व से पश्चिम, तो चुंबकीय क्षेत्र बोल रहा है पूर्व से पश्चिम बोल रहा था, पूर्व इधर और पश्चिम की ओर, ठीक है, पूर्व से पश्चिम, पश्चिम की ओर
हो, पूर्व से पश्चिम की ओर है इधर, इधर आपका पूर्व हो गया, इधर आपका पश्चिम, तो पूर्व से पश्चिम की ओर। और फ्लेमिंग का वाम हस्त का नियम उपयोग करके हम फ्लेम का वाम हस्त का नियम का उपयोग करके हम तार पर लगते हुए बल, जो तार पर लगते हुए बल को दिशा, बल की दिशा को क्या करेंगे, निकाल सकते हैं, बल की दिशा को निकाल सकते हैं। बायां हाथ की माध्यमा आपका धारा की दिशा में, अर्थात ऊपर की ओर, अर्थात आपको किसकी ओर, ऊपर की ओर। यहाँ पर देखिएगा जो धारा है इसका माध्यमा, ये आपका यही ना है उंगली, माध्यमा जो आपका ऊपर की ओर है, किसकी ओर है, ऊपर की ओर। जो यहाँ पे आपको क्या दर्शा रही है, माध्यमा आपको धारा की दिशा बताता है। क्या बताता है माध्यमा, आपका धारा का दिशा व्यक्त करती है। अब देखिएगा अर्थात ऊपर की ओर आपका, अर्थात कहने के मतलब माध्यमा उंगली आपका क्या है, ऊपर की ओर है, ऊपर की ओर। तर्जनी आपका चुंबकीय क्षेत्र की, जो उंगली आपका तर्जनी है ये आपका चुंबकीय क्षेत्र की ओर दर्शाती है, चुंबकीय क्षेत्र की ओर। किस दिशा में, चुंबकीय क्षेत्र की ओर, चुंबकीय क्षेत्र की ओर दिशा में, अर्थात पश्चिम की ओर करने पर हम पाते हैं, किस ओर, इधर आपका पश्चिम, ये पश्चिम की ओर करने पर हम पाते हैं कि ये अंगूठा दक्षिण की ओर इंगित कर रही है, और अंगूठा आपका किस ओर कर रही है, ये जो अंगूठा आपका यहाँ वाला ये आपका दक्षिण, किधर, दक्षिण की ओर इंगित कर रही है। कितनी, ये नीचे आपका दक्षिण की ओर, नीचे आपका देखिए ये आपका पूर्व पश्चिम हो गया, ये आपका पूरब हो गया, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण हो गया आपका। यही लिखा गया ऊपर नॉर्थ, ईस्ट के मतलब उत्तर, ईस्ट के मतलब पूर्व, आपका पी वेस्ट का मतलब पश्चिम, और साउथ का मतलब दक्षिण हो गया। इस बात को ध्यान रखिए, इंगित करता था चालक की बल आपका दक्षिण की दिशा की ओर, जो चालक का बल होगा दक्षिण की दिशा की ओर, किधर होगा, चालक का बल दक्षिण की दिशा की ओर होगा। इस बात को याद रखिएगा, दक्षिण की ओर। तो आपका फिल्म के वाम का हस्त का नियम पूछते हैं बच्चे, उस समय एग्जाम से पहले जब गाइड खरीद कर पढ़ते हैं तो बहुत परेशानी हो जाती है। यदि आज आपने फिगर से अच्छे ढंग से समझ लीजिएगा तो आपको समझने में कोई भी कठिनाई नहीं होगी, और याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा, खुद से बनाकर आप आंसर को लिख सकते हैं। इससे आगे हम लोग चलते हैं। अब हम लोग अभी पढ़ेंगे विद्युत मोटर के बारे में। किसके बारे में, विद्युत मोटर के बारे में। देखिए ध्यान से आप लोग, आपके लिए फिल्म वाम का हस्त का नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। फिल्म का वाम हस्त का नियम हो, मैक्सवेल का दक्षिण हस्त का नियम हो, ये सब आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। विद्युत मोटर हो, ये सब आपका वीवीआई क्वेश्चंस कहे जाते हैं, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस है जो एग्जाम में आपको बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। अब चलिए विद्युत मोटर की बात किया जाता है तो विद्युत मोटर के बारे में हम लोग समझते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं विद्युत मोटर। तो विद्युत मोटर में एक शक्तिशाली चुंबक होता है। विद्युत मोटर में क्या होता है, एक शक्तिशाली चुंबक होता है जिसके अवतल ध्रुव खंडों के बीच स्थित बीच तांबे के तार की कुंडली होती है, जिसे मोटर का आर्मेचर कहते हैं। जिसे मोटर का क्या कहते हैं, आर्मेचर कहते हैं। हम लोग मोटर का आर्मेचर कहते हैं, ध्यान रखिएगा, मोटर का आर्मेचर कहते हैं, मोटर का आर्मेचर कहते हैं। और आर्मेचर के दोनों छड़ पर पित्तल के खंडित वलय R1 तथा R2 जुड़े होते हैं। वलय जो को कार्बन में वर्षों B1 तथा B2 से हल्के स्पर्श करते हैं। तो समझिएगा, पहले विद्युत मोटर आपका एक शक्तिशाली चुंबक होता है। आप लोग लिख सकते हैं कि विद्युत मोटर एक शक्तिशाली चुंबक होता है। विद्युत मोटर में एक शक्तिशाली चुंबक होता है, शक्तिशाली चुंबक, चुंबक होता है। विद्युत मोटर में क्या होता है, आपका शक्तिशाली चुंबक होता है जिसके अवतल ध्रुव खंडों
खंडों के बीच तांबा के तार की कुंडली होती है, के तार की कुंडली होती है, तार की कुंडली होती है, तार की कुंडली होती है, जिसे मोटर का आर्मेचर कहते हैं, मोटर का आर्मेचर कहते हैं। तो विद्युत मोटर में एक शक्तिशाली क्या होता है, चुंबक होता है। याद रखिएगा, विद्युत मोटर में आपका क्या होता है, एक शक्तिशाली चुंबक होता है। याद रखिएगा आप लोग, विद्युत मोटर में क्या होता है, तो शक्तिशाली चुंबक होते हैं, जिसके अवतल ध्रुव खंडों के बीच तांबे के तार की कुंडली होती है। जिसकी अवतल देखा जाए, तांबे के तार देखा जाए, उनकी कुंडली होती है, जिसे मोटर का क्या कहते हैं, आर्मेचर कहते हैं, जिसे हम मोटर का आर्मेचर कहते हैं। ध्यान रखिएगा। अब चलिए इससे आगे हम लोग देखते हैं, ध्यान से आप लोग देखिएगा इससे आगे। अब आप लोगों को एक फिगर लगाया जा रहा है, फिगर को देखिएगा, उससे आपको बहुत अच्छे तरह से समझ आ जाएंगे। अब आप लोग देखिएगा, यहाँ सबसे पहले बात किया जा रहा है तो किस तरह से होता है। जो स्टूडेंट अभी तक नहीं देखे हैं, बहुत सारे देख चुके होंगे, बहुत सारे नहीं देखे होंगे मोटर। देखिए, मोटर इसी टाइप के होते हैं। अभी तक ये मोटर है आपका, ये मोटर है, तो इसी को विद्युत, ये कौन सा मोटर आपका, विद्युत मोटर है। ये आपका विद्युत मोटर, क्या है, ये आपका विद्युत मोटर है, ये आपका विद्युत मोटर है। तो विद्युत मोटर में क्या होता है, एक शक्तिशाली चुंबक, इसके अंदर क्या है, एक शक्तिशाली चुंबक है। इसके विद्युत मोटर के अंदर क्या रहता है, एक शक्तिशाली चुंबक रहता है। क्या रहता है विद्युत मोटर के अंदर, एक शक्तिशाली चुंबक होता है, और जिसके अवतल ध्रुव खंडों के बीच, अवतल एवं ध्रुव खंडों के बीच, जैसे आप देख रहे हैं, इसके ऐसे ही इसके बीच एक क्या होता है, चुंबक होता है। क्या होता है, चुंबक होता है। तो विद्युत मोटर के अंदर क्या होता है, आप लोग को अभी बताया गया था, विद्युत मोटर के अंदर क्या होता है, एक शक्तिशाली चुंबक होते हैं। विद्युत मोटर के अंदर एक शक्तिशाली चुंबक होते हैं। क्या होता है इसके अंदर, शक्तिशाली, इसके अंदर एक क्या होता है, शक्तिशाली चुंबक, और इसके दोनों बीच में अवतल तथा ध्रुव खंडों के बीच में, किस तरह से, अवतल तथा ध्रुव खंडों के बीच में क्या होता है, तांबे के तार की कुंडली होती है। देखिए, ये अवतल का एक अवतल यहाँ पे इसके बीच में, ये जो आपका बीच में है, ये आपका क्या है, आर्मेचर का वह आर्मेचर होता है। आर्मेचर कहते हैं, किसके बना होता है ये आर्मेचर, तो अवतल तथा ध्रुवों के बीच में, अवतल तथा ध्रुवों के बीच में तांबे के तार की कुंडली है, होते ये तांबे की तार की कुंडली होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, आर्मेचर कहते हैं। आर्मेचर कहते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। आर्मेचर के दोनों सिरों पर, एक यहाँ सिरा, एक इधर से, दोनों सिरों पर खंडित वलय को हम देखिए आर्मेचर है, दोनों सिरे पे आपका खंडित किया गया है। तो एक सिरे पर R1 होता है, एक सिरे पर आपका R2 से जुड़े रहते हैं। वलय को कार्बन के ब्रश B1, ये B1 आपका ब्रश कार्बन के वलय, ये आपका ब्रश B2 हुआ, को हल्के से स्पर्श करते हुए करते हैं, हल्का सा स्पर्श करते हुए करते हैं, जब आर्मेचर से धारा प्रवाहित की जाती है। जब आपका आर्मेचर से क्या प्रवाहित किया जाता है, धारा, जब आर्मेचर से धारा प्रवाहित की जाती है, तब चुंबकीय क्षेत्र के कारण कुंडली AB,
देखिए जब यहाँ से धारा प्रवाहित किया गया आर्मेचर से, तो जब चुंबकीय क्षेत्र में ए बी और सी डी भुजा पे, यहाँ से देखिए ऊपर, यहाँ से आप लोग ध्यान से देखिएगा, क्या देखिएगा, ई एक आपका ए बी, नीचे दिया गया है आपका एक सी डी, ये भुजाओं पर समान है, ये भुजाओं पर क्या होता है, समान है, किंतु विपरीत दिशा में, बल लगाते हैं। लेकिन किस दिशा में बल लगाते हैं, विपरीत दिशा में बल लगा रहे हैं। किस दिशा में, देखिए एक इस दिशा में बल लगा रहे हैं, एक इस दिशा में, एक दूसरे के विपरीत दिशा में बल लगाते हैं, क्योंकि इन भुजाओं में प्रवाहित होने वाली धारा परबल्य के समान है, यानी स्ट्रेंथ के समान है, मजबूती के समान है, समान है। अब इसके बाद समान है परंतु इनकी दिशा विपरीत है, परंतु इनकी दिशा एक दूसरे को क्या विपरीत है। इनमें एक बल युग्म बनता है, इसमें क्या बन रहा है, इनका एक बल युग्म बनता है, जिसके कारण आर्मेचर क्या करने लगता है, आपका आर्मेचर घूर्णन करने लगते हैं। आर्मेचर क्या करने लगता है, घूर्णन करने लगते हैं। आधे घूर्णन के बाद, आधा जब घूर्णन कर लेते हैं उसके बाद सीधी भुजा पर चली जाती है। आधा घूर्णन करने के बाद आर्मेचर कहाँ चली जाती है, सीधी भुजा पर चली जाती है और ए बी भुजा के नीचे आ जाती है। तब वलय के स्थान भी बदल जाते, तब किसका स्थान बदल जाता है, वलय का स्थान बदल जाते हैं। इस तरह ऊपर नीचे वाली भुजा की धारा दिशा वही बनी रहती है। आर्मेचर पर लगा बल युग्म आर्मेचर को लगातार एक ही तरह से वामवर्ती या तो वामवर्ती, एंटी क्लॉज या क्लॉकवाइज घूमते रहते हैं, घूमता रहता है। घड़ी आप लोग देखते होंगे, घड़ी कभी इस दिशा से कभी ऐसे घूमती है, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज घूमते रहते हैं। वामवर्ती दिशा विद्युत मोटर ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। आपका यहाँ से वीवीआई क्वेश्चंस बन जाएंगे, ध्यान रखिएगा आप लोग। अब हम लोग क्या सीखेंगे, तो विद्युत मोटर के बारे में। किसके बारे में सीख रहे थे हम लोग, विद्युत मोटर। तो विद्युत मोटर में एक वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके आ जाते हैं। वीवीआई पॉइंट है जो लिखाया जा रहा है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों में आ सकते हैं। याद रखिएगा विद्युत मोटर एक ऐसा चीज है, विद्युत मोटर एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं, यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं, यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। तो विद्युत मोटर एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा विद्युत ऊर्जा को, किसमें, यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं विद्युत ऊर्जा को। विद्युत मोटर एक ऐसा यंत्र जिसके द्वारा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, कहते नहीं है, यांत्रिक ऊर्जा में क्या कर देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं। यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, परिवर्तित किया जाता है। क्या किया जाता है, परिवर्तित किया जाता है। तो विद्युत मोटर एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। अब विद्युत मोटर में के आर्मेचर की धुरी पर यदि ब्लेड लगा दिया जाए, क्या लगा दिया जाए, ब्लेड लगा दिया जाए, तो विद्युत मोटर विद्युत पंखा बन जाता है। अब देखिए जो पंखा हमारे घर में लगे रहते हैं उसमें क्या किया जाता है, विद्युत मोटर के आर्मेचर के धुरी पर ब्लेड लगा दिए जाते हैं। जो पंखे में, किसी के पंखे में 3 ब्लेड, किसी के पंखे में 4 भी होते हैं। तो यदि ब्लेड लगा दिया जाए तो क्या हो जाता है, ब्लेड लगा देने के बाद विद्युत मोटर, जो मोटर होता है विद्युत पंखा बन जाता है। और धुरी में पट्टी लगाकर मोटर द्वारा मशीनों जैसे लेथ मशीन को चलाया जाता है। और लेथ मशीन में क्या जाता है, धुरी में पट्टी लगाकर लेथ मशीन को चलाया जाता है। टेप रिकॉर्डर में भी विद्युत मोटर का उपयोग किया जाता है। बताए होंगे कि आपका विद्युत मोटर का उपयोग कहाँ किया जाता है, टेप रिकॉर्डर में भी किया जाता है, याद रखिएगा।
तो टेप रिकॉर्डर में भी किसका प्रयोग किया जाता है? टेप रिकॉर्डर में विद्युत मोटर का प्रयोग किया जाता है। टेप रिकॉर्डर में विद्युत मोटर का उपयोग किया जाता है। अब यहां तक हो गई। अब हम लोग चलते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। किस पे? विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर बात किया जाए। किस पे? विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। अब इसके बाद देखिएगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत चुंबकीय प्रेरण विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण सर्वप्रथम इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सर्वप्रथम 1831 में यह दिखाया गया कि यदि किसी फ्राइडे ने सर्वप्रथम विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में किसने बताया? पहला तो फ्राइडे ने बताया। किसने चर्चा की विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में? फ्राइडे ने। कब? तो 1831 ईस्वी में। कब? तो 1831 ईस्वी में विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में बताया किसने? फ्राइडे ने। फ्राइडे एक साइंटिस्ट वैज्ञानिक थे, आपको पता होगा। अब देखिए यदि किसी चुंबक का तथा तार की बड़ी एक बंद कुंडली के बीच दूरी को शीघ्रता से बदला जाए तो कुंडली में एक क्षणिक विद्युत धारा प्रवाहित होती है। आपके कुंडली में एक कैसा प्रवाहित होगी धारा? क्षणिक विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। ऐसे एक सरल प्रयोग द्वारा समझा जा सकता है। एक आसानी प्रयोग के द्वारा भी हम लोग समझ सकते हैं। अब देखिए किस आसानी प्रयोग से। तो सबसे पहले आप लोग क्या जानेंगे? विद्युत चुंबकीय प्रेरण को खोज सबसे पहले किसने किया? सर्वप्रथम तो फ्राइडे ने 1831 ईस्वी में बताया। क्या बताया? कि किसी चुंबक का तार बनी एक बंद कुंडली के बीच दूरी को शीघ्रता से बदला जाए तो कुंडली में क्षणिक विद्युत धारा प्रवाहित होती है। इस बात को किसने कहा? तो फ्राइडे ने कहा। कब कहा? तो 1831 ईस्वी में कहा। क्या कहा विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में? कहा कि यदि किसी चुंबक को तथा तार की बनी एक बंद कुंडली से बंद कुंडली के बीच दूरी को शीघ्रता से बदला जाए तो कुंडली एक क्या हो जाएगा? आपका क्षणिक विद्युत धारा प्रवाहित होती है। इसे एक सरल प्रयोग द्वारा समझा जा सकता है। आप लोग समझने का कोशिश कीजिएगा। किस तरह से तांबे के तार को बंद लूप का आकार दे देकर उसके दोनों सिरे के बीच एक गैल्वेनोमीटर का विद्युत धारा सूचित करने वाले क्या कीजिएगा? करने वाला एक युक्ति है से जोड़ दिया जाता है। किसे? गैल्वेनोमीटर तार की युक्ति से जो विद्युत धारा सूचित करने वाला युक्ति को जोड़ दिया जाता है। एक क्षण चुंबक को लूप के अक्ष के सीधे स्थिर रहते हैं। गैल्वेनोमीटर का सांकेतिक का कोई विक्षेप नहीं होता। जो आपका गैल्वेनोमीटर होते हैं उनका सांकेतिक का विक्षेप नहीं होता था। लूप में कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होती है। आपको दो फिगर दिखाए जा रहे हैं, उस फिगर को देखिएगा, समझ आ जाएंगे। उसके बाद आपको फिगर देखने के बाद इस तरह फिगर से बहुत आसानी तरीके से आप समझ सकते हैं। फिगर देखना अनिवार्य होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। फिगर से आपको बहुत ज्यादा ही समझ आएगा। अब सीधा हो गया। अब सीधा चलो दिमाग लगा कर सीधा हो
स्कूलों जाना है? हाँ, स्कूल नहीं ना जाएगा, कोई जानता है स्कूल 10वां में बच्चा है ना, नहीं जाता है ना। स्कूल जाने से क्या करो, स्कूल में पढ़ाई होगा नहीं ढंग से, वो जानता है सब। कोचिंग वाला मास्टर सब कहेगा जाने के लिए कि नहीं। अब आप लोग देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले क्या हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा जो आपका क्या था फिगर में, देखिएगा यही फिगर की बात की जा रही थी। आप लोगों को 11वें मीटर को संकेत का कोई विक्षेप नहीं होता, यहाँ तक हो चुका था। लूप में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है, ये भी बात हो चुकी थी। लूप को स्थिर रखने के हेतु हर चुंबक को एक सिरे से तेजी से क्या करेंगे, तेजी से उसकी ओर लाने से, देखिएगा चित्र आप इस वाले चित्र में देखिएगा, इस वाले चित्र में तेजी से लाने से दूर ले जाने पर फिर चुंबक को स्थिर रखकर लूप को तेजी से उसके ओर लाने से, अर्थात चुंबक लूप के बीच दूरी शीघ्रता से बदल जाएगी। जैसे लाएगी तेजी से लाएगी, दूरी शीघ्रता ही बदल जाती है उसका। लूप के बीच, चुंबक और लूप के बीच, किसके बीच, ग्रेविटी चुंबक और किसके बीच, लूप के बीच ऑटोमेटिक उसका क्या होता है, शीघ्रता बदल जाते हैं। दूसरे शब्द में हम कह सकते हैं कि आपेक्षिक गति उत्पन्न हो जाती है, करने पर गैल्वेमीटर संकेत का विक्षेप होता है। यानी आपेक्षिक गति को उत्पन्न करने पर आपका गैल्वेमीटर के क्या होता है, संकेत विक्षेप होता है, अर्थात लूप में विद्युत धारा उत्पन्न होती है। लूप में आपका क्या उत्पन्न होती है, विद्युत धारा उत्पन्न होती है। तो आप लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे ध्यान से लिखिएगा आप लोग एक बात को, लूप में यह विद्युत धारा उतने ही समय तक प्रवाहित होती है जब तक कि लूप तथा चुंबक के बीच आपेक्षिक गति रहती है। क्या रहती है, आपेक्षिक गति रहती है। तो लूप में यह विद्युत धारा उतना ही समय तक प्रवाहित होती है जब तक कि लूप तथा चुंबक के बीच क्या रहती है, आपेक्षिक गति रहती है। अब भाई आप लोग यहां देखिएगा ध्यान से इस बात को, इससे आगे आप लोग कि इस प्रकार से उत्पन्न होने वाली धारा को प्रेरित धारा कहते हैं। इस प्रकार से जो उत्पन्न होगी उसे हम प्रेरित धारा कहते हैं। इस घटना को हम, जो घटना घटा, ये पूरा घटना, इसे हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। इस तरह से आज आप लोग को इतना ही रहने दिया जाता है साइंस में। कल इससे आगे आप लोगों को पढ़ाए जाएंगे कि आज बिना चुंबक के प्रेरित धारा के प्राप्त करना और प्रेरित धारा की दिशा में फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त का नियम बताया जाएगा आप लोगों को। द्विक परिवर्तन दिश धारा, प्रवर्तित धारा के बारे में बताया जाएंगे। फ्यूज के बारे में, अति भारण, लघु पातन, ये सब के बारे में कल आप लोगों को बताया जाएगा। यदि वीडियो आप लोग देख रहे थे अभी तक लाइक एंड कमेंट नहीं किए तो लाइक और कमेंट कीजिएगा। जो भी नए स्टूडेंट अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जरूर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के पास।